Good morning, good morning, good morning, guys. Good morning, everyone. Okay, so we are starting company accounts and company accounts and audit. ये जो सब्जेक्ट आपका है पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। यदि हम इसका सिलेबस देखते हैं तो कंपनी अकाउंट्स इज ऑफ 50 मार्क्स एंड ऑडिट इज ऑफ 50 मार्क्स एंड आई विल बी टेकिंग कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के इस सिलेबस को एक बार हम यहाँ डिस्कस करें तो मेनली basic part issue of shares, ESOP, buyback, sweat equity, financial statement of companies and cash flows, ये वाला पोर्शन 25 मार्क्स का है। एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज जिसमें बैंकिंग, इलेक्ट्रिक एंड इंश्योरेंस कंपनी आता है, ये वाला पोर्शन आपका 25 मार्क्स का है। सबसे पहले हम बेसिक कंपनी अकाउंट्स यानी शेयर इशू, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इस वाले प्रोसीजर की बात करेंगे। इसमें से शेयर इशू प्रोसीजर वाला पार्ट समाओ सभी ने अपने सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा होगा। पहले उसी पार्ट को कंप्लीटली यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। इशू ऑफ शेयर्स, राइट इशू, बोनस शेयर्स, स्वेट इक्विटी, फोरफीटेड ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, एंड देन हम मूव करेंगे इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, और फिर डिबेंचर रिडम्पशन, एंड देन अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज जिसका कुछ आइडिया हम इसी चैप्टर के साथ लेते हुए चलेंगे, एंड देन कैश फ्लो। तो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड somehow easy topics. तो let's start with company accounts. कंपनी शेयर इशू करती है अपनी कैपिटल को रेस करने के लिए, और कंपनी जब कैपिटल रेस करने के लिए शेयर इशू करती है तो शेयर इशू का प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी प्रोस्पेक्टस लेके आएगी। प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपनी कंपनी के बारे में सारी डिटेल पब्लिश करती है और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए। इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट कैपिटल इन कंपनी, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कंपनी को अप्लाई करेंगे थ्रू एप्लीकेशंस, जिसके साथ उन्हें एप्लीकेशन मनी भी कंपनी को सबमिट करना रहेगा। आफ्टर गेटिंग ऑल द एप्लीकेशंस, कंपनी विल डिसाइड टू whom शेयर्स टू बी अलॉटेड। कंपनी किसे शेयर्स अलॉट करेगी, दैट कंपनी विल डिसाइड, एंड आफ्टर दैट अलॉटमेंट सच इन्वेस्टर्स विल बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। शेयर्स की बात करें तो दो तरह के शेयर्स हमारे पास होते हैं, वन इज इक्विटी शेयर्स, अदर इज प्रेफरेंस शेयर्स। और इन दोनों कैटेगरी ऑफ शेयर्स के डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस समाओ बिल्कुल क्लियर है। प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें इक्विटी शेयर्स पे प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट ऑफ गेटिंग बैक देयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर्स की प्रायोरिटी पे बात करें तो इक्विटी शेयर्स को स्पेशल राइट है, राइट टू वोट इन द मैटर ऑफ कंपनी। राइट प्रेफरेंस शेयर्स के पास भी होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का वोटिंग राइट कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए ही होता है, जबकि इक्विटी शेयर्स का वोटिंग राइट मैक्सिमम इश्यूज में इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट मिलता है। प्रैक्टिकल कंटेंट पे हमें यहाँ पे इस चैप्टर में क्या देखना है, तो इस चैप्टर में हमारा मेन पार्ट है कंपनी के शेयर इशू का प्रोसीजर, इशू रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज, और इशू के बाद उन सारी इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पहले प्रोसीजर की बात कर लें, अकाउंटिंग एंट्रीज की बात कर लें, और फिर एग्जाम्पल के साथ हम उन सारी चीजों को
डील करेंगे। दो तीन मेन पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग द मेन इंटरवल पार्ट। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जो कंपनी मनी कलेक्ट करेगी शेयर होल्डर से, तो वो तीन पार्ट में रहती है। द फर्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन मनी, and after the allotment company will call for allotment money, then call money, where company can call money in three part, can call in three part, call 1, call 2 and final call. कंपनी इन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कलेक्ट कर सकती है या पूरा का पूरा पेमेंट कंपनी एक साथ भी कलेक्ट कर सकती है। पूरा का पूरा पेमेंट कंपनी एप्लीकेशन के साथ भी कलेक्ट कर सकती है। टोटली डिपेंड ऑन कंपनी कि कंपनी कैसे अपना पूरा इश्यू प्राइस कलेक्ट कर रही है। तो पहला पार्ट हुआ कि कैसे शेयर्स का जो इश्यू प्राइस है वो कलेक्ट किया जाएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। देन शेयर कैन बी इशूड, कंपनी शेयर किस प्राइस पे इशू कर सकती है। तो वन इज द फेस वैल्यू और known as nominal value। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये वो पार्ट है जहां कंपनी का एक तरह से हम कहें कि शेयर का डिनोमिनेशन। फेस वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल जो कि बैलेंस शीट में या बुक्स में कैपिटल के हेड में रिकॉर्ड होता है। फेस वैल्यू कैपिटल कहलाती है। लेकिन कंपनी अपने शेयर को इशू कर सकती है एट पार। एट पार का मतलब फेस वैल्यू पे। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू प्लस सम एक्स्ट्रा मनी नोन एज प्रीमियम। जैसे 10 रुपए का डिनोमिनेशन कंपनी ने अपने शेयर का डिसाइड किया, तो कंपनी अपने शेयर को 10 रुपए का 10 रुपए पे इशू कर सकती है, दैट इज नोन एज एट पार। कंपनी अपना शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 15 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी या 100 रुपी किसी भी प्राइस पे इशू कर सकती है। तो फेस वैल्यू से ऊपर जो भी एक्स्ट्रा प्राइस कंपनी चार्ज कर रही है वो प्रीमियम कहलाता है। वो प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लसेस का पार्ट है, वो कैपिटल का पार्ट नहीं है। कैपिटल का पार्ट सिर्फ फेस वैल्यू जितना होता है। प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लसेस का पार्ट है and that can be utilized for the some specific purposes। उस प्रीमियम को कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के काम में नहीं ले सकती, कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए ही काम में ले सकती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? आंसर इज नो। कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। कंपनी प्रीमियम पे इशू कर सकती है, फेस वैल्यू पे इशू कर सकती है। डिबेंचर्स की यदि हम बात करते हैं तो डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, बट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर तीन डिफरेंट सेगमेंट में इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। नाउ अकाउंटिंग प्रोसीजर पे आते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर, सारी जर्नल एंट्रीज को एक बार नोट करें। ये जर्नल एंट्रीज जो हम यहाँ लिख रहे हैं इशू प्रोसीजर से रिलेटेड, ये फिक्स जर्नल एंट्रीज हैं। इन जर्नल एंट्रीज में ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है। जर्नल एंट्रीज हमारे पास लिमिटेड फिक्स जर्नल एंट्रीज हैं और मेन चीज इनके डिफरेंट केसेस हैं। तो केसेस को हम डील करेंगे। केसेस को जब हम डील करते हैं तो चलिए पहले केस की बात भी कर लें। कंपनी ने एप्लीकेशन कॉल किया, एप्लीकेशन के साथ इन्वेस्टर्स ने एप्लीकेशन मनी सेंड किया। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद कंपनी विल डिसाइड कि किसको शेयर्स अलॉट करना है और किसको शेयर्स अलॉट नहीं करना है। कंपनी किनको शेयर्स अलॉट करेगी ये कंपनी डिसाइड करेगी। और यहां पे हमारे पास दो सिचुएशंस बनती हैं। एक सिचुएशन होती है अंडर सब्सक्रिप्शन और सेकंड सिचुएशन बन सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं
कंपनी को उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस नहीं मिला है। कंपनी ने जितना शेयर्स अलॉट करना चाहा और कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इशू किया, लेकिन कंपनी को उतने शेयर्स का गुड मॉर्निंग भाग्यश्री। कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कॉल किया, कंपनी जितने शेयर्स इशू करना चाहती है, कंपनी को उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ। दैट सिचुएशन इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या बनेगा? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में यदि number of application received is less than 90% of the issued capital, then कंपनी का वो इशू कैंसिल हो जाएगा। मिनिमम कितना एप्लीकेशंस आना जरूरी है? मिनिमम 90% एप्लीकेशन आना जरूरी है। यदि 90% से कम एप्लीकेशन आएगा तो दैट इशू विल बी कैंसिल्ड और कंपनी को, सभी इन्वेस्टर्स को उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड करना रहेगा। कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। यदि कंपनी को मिनिमम एप्लीकेशंस नहीं मिला, नो इशू विल बी कैंसिल्ड। कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया तो कंपनी विल अलॉट शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स, 100% allotment to all applicants। जिन्होंने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी उन्हें 100% शेयर्स अलॉट कर देगी। से कंपनी ने 10 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कॉल किया, कंपनी के पास 9 लाख एप्लीकेशंस आया, तो कंपनी उन पूरे 9 लाख इन्वेस्टर्स को, एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर देगी। टोटल अलॉटमेंट विल बी ऑफ 9 लाख शेयर्स। ये सिचुएशन हुआ आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। देन व्हाट अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कॉल किया है, कंपनी को उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गया। से 10 लाख शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन कॉल किया एंड कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 15 लाख शेयर्स और 20 लाख शेयर्स और 50 लाख शेयर्स। दैट सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा? सर, एप्लीकेशन यदि ज्यादा रिसीव हुई है तो सभी को तो शेयर्स नहीं दिए जा सकते, या सभी को उतने शेयर्स नहीं दिए जा सकते जितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, बिकॉज इशू साइज तो पहले से डिसाइडेड है। कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे ज्यादा अलॉट हो नहीं सकते। देन व्हाट कंपनी विल डू? कंपनी विल सेलेक्ट आउट ऑफ द ऑल एप्लीकेशंस एप्लीकेंट टू whom कंपनी वांट टू गिव द शेयर्स। जैसे 10 लाख शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन 10 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया है और एप्लीकेशन आ गया 15 लाख। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी कर सकती है फुल टू सम नील नो अलॉटमेंट टू अदर। 10 लाख की एप्लीकेशन, 10 लाख का शेयर इशू करना है, 15 लाख का एप्लीकेशन आ गया तो 10 लाख को पूरा शेयर्स दे दिया, 5 लाख को रिजेक्ट कर दिया। नो अलॉटमेंट टू अदर, 5 लाख को रिजेक्ट कर दिया, 10 लाख को फुल अलॉटमेंट कर दिया। पहला ऑप्शन। सर ये 10 लाख कौन होंगे? ये वो 10 लाख शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स कौन होंगे जिन्हें कंपनी फुल अलॉटमेंट करेगी? दैट कंपनी विल डिसाइड इधर थ्रू लॉटरी सिस्टम, जो भी तरीका है। Is there any provision? No. It's totally discretionary power है कंपनी की, कंपनी किसे अलॉट करेगी किसे नहीं। सेकंड तरीका, प्रोरेटा। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब सभी को प्रोपोर्शनेट शेयर्स अलॉट कर दिया। एप्लीकेशन कॉल्ड फॉर 10 लाख, एप्लीकेशन रिसीव 20 लाख, डबल एप्लीकेशंस आ गए। तो जिन्होंने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें 1 शेयर, जिसने 200 के लिए अप्लाई किया उन्हें 100 शेयर, जिसने 2000 के लिए अप्लाई किया उन्हें 1000। 1:2 के रेशो में सभी इन्वेस्टर्स को, सभी एप्लीकेंट्स को कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी। वो कहलाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। मतलब किसी को नाराज नहीं करने का, सभी को शेयर्स दे देने का, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे।
तीसरा तरीका, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। ऊपर दोनों तरीकों का कॉम्बिनेशन, कुछ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, कुछ को 100% दे दिया, कुछ को प्रोरेटा बेसिस दे दिया। ये कॉम्बिनेशन बना के कंपनी इशू कर सकती है। तो ये है इशू का क्राइटेरिया इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी बात करें तो एंट्रीज पे आते हैं। एंट्रीज पे फर्स्ट एंट्री will be at the time of receiving application received। Entry will be bank account debit to share application money received, bank account debit to share application, share allotted, share application account debit to share capital, to security premium, to share allotment, to calls in advance, to bank। ये मैंने मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ अलॉटमेंट मेंशन कर दिया। मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशंस का मतलब क्या है? जितना भी एक मिनट गाइस, ओके। मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशन का मतलब जितना भी एप्लीकेशन मनी यहां रिसीव हुआ था, ये पूरा एप्लीकेशन मनी यहां पे एडजस्ट होगा। जिनको शेयर्स अलॉट किया गया उनका एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। जिनको शेयर्स अलॉट किया गया उनका एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव्ड प्रीमियम इफ एनी, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा। जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किया गया उनका मनी रिफंड कर दिया जाएगा। जिनको शेयर्स प्रोपोर्शनेटली अलॉट किया गया उनका वो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी जिसके लिए उन्हें शेयर्स नहीं मिले, नोन एज एक्सेस मनी, वो उनके अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए रख लिया जा सकता है। अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद भी यदि उनका मनी बच गया तो उसे कॉल्स में एडजस्ट करने के लिए रखा जा सकता है। बात समझिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से शुरू होता है। कैपिटल में क्या जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, ये कैपिटल में जाएगा। प्रीमियम में कितना जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम इन एप्लीकेशन, प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट में क्या जाएगा? अलॉटमेंट में क्या जाएगा? एक्सेस मनी एडजस्ट इन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी रिटेन फॉर कॉल, और ये है रिफंड। ये आपके पास पूरा इस पर्टिकुलर एंट्री का एडजस्टमेंट, अरेंजमेंट, जो भी आप बोलना चाहें। इनके अमाउंट की कैलकुलेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हम एक प्रोसीजर से कैलकुलेट करेंगे
तो वो हमें कंफर्ट फील करवाएगा और हम ये अमाउंट इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये पूरी आपकी अलॉटमेंट की एंट्री, वेयर वी अलॉटेड शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स, हमने एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर दिया। नाउ जब हमने शेयर्स अलॉट कर दिया तो अब हम एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट मनी सेंड करने के लिए कॉल करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। इसमें कैपिटल का पार्ट यानी आउट ऑफ फेस वैल्यू जो है वो कैपिटल में चला जाएगा, और यदि हमने प्रीमियम कॉल किया है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट इफ एनी, यदि अलॉटमेंट पे कोई प्रीमियम है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में चला जाएगा। आई थिंक दिस एंट्री इज क्लियर। allotment money due. The next is allotment money received. Allotment money received. अब हमें अलॉटमेंट कॉल कर दिया गया है, हमने अलॉटमेंट मनी कॉल कर लिया है। अब हम वेट करेंगे शेयर होल्डर हमें अलॉटमेंट मनी का पेमेंट करें। पेमेंट आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्वाइट पॉसिबल कि कुछ शेयर होल्डर्स हमें अलॉटमेंट मनी का पेमेंट ना कर रहे हो। सभी ने पेमेंट किया, इट्स नॉट नेसेसरी। यदि किसी ने पेमेंट नहीं किया, यदि किसी ने हमें पेमेंट नहीं किया तो वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर। हमने अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी कॉल किया है और यदि किसी शेयर होल्डर ने हमें वो कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया तो दैट पार्ट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। यदि वो कॉल्स इन एरियर कंटिन्यू करता है, शेयर होल्डर नोटिस के बाद भी वो ड्यू अमाउंट पे नहीं करता है, तो उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए जाएंगे, यानी जब्त कर लिए जाएंगे। यानी फ्रॉम दैट डे वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, कंपनी उसके शेयर्स उससे वापस ले लेगी और उस डेट तक उसने जितना भी पेमेंट किया है, चाहे वो एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो, वो अमाउंट कंपनी जब्त कर लेगी, फोरफिट कर लेगी, एंड दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और फिर कंपनी उन शेयर्स को किसी और शेयर होल्डर को इशू कर देगी, किसी और इन्वेस्टर को इशू कर देगी। ठीक है, ये बात हुई अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देन ड्यू करेंगे कॉल मनी, कॉल ड्यू, सेम एंट्री, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये है कॉल ड्यू, हमने कॉल मनी ड्यू कर लिया। कॉल ड्यू, कॉल ड्यू होने के बाद कॉल रिसीव होगा, कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। यहां एक चीज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, यहां एक चीज ध्यान रखने का है। यदि किसी शेयर होल्डर का हमने ऊपर कॉल्स इन एडवांस, यहां पे कॉल्स इन एडवांस के फॉर्म में मनी रिटेन किया हुआ है,
जो कि उसका एक्स्ट्रा मनी था और वो हमने रिटेन किया हुआ है, तो डेफिनेटली दैट शेयर होल्डर विल नॉट पे यू द कॉल मनी, क्योंकि उसका तो उसका मनी तो आपने ऑलरेडी रिटेन किया हुआ है। तो उस केस में यहाँ बैंक के प्लेस पे या बैंक के साथ कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। हम उसका कॉल मनी उसकी उस कॉल्स इन एडवांस से एडजस्ट करेंगे। फॉर श्योर वो हमें पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो कॉल की एंट्रीज हमने किया है, कॉल यदि 1 है, 2 है, 3 है, तीनों ही केसेस में सेम एंट्री बनने वाला है। देन इसके बाद हमारे पास एक एंट्री आती है शेयर फोरफीट। शेयर फोरफीटेड, हम शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं ऑन नॉन पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द कॉल। अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, कॉल मनी पे नहीं किया, या जो भी है कंपनी उनके शेयर्स फोरफीट कर रही है। ये एंट्री कब बनेगी? जब शेयर फोरफीट किए जाएंगे। शेयर फोरफीट कब किए जा सकते हैं? शेयर फोरफीट किसी भी सिंगल डिफॉल्ट पे भी किए जा सकते हैं और मल्टीपल डिफॉल्ट के बाद भी किए जा सकते हैं। मतलब अलॉटमेंट पे नहीं किया, कंपनी ने नोटिस दिया और कंपनी के नोटिस का जवाब नहीं आया, कंपनी ने शेयर फोरफिट कर लिया बीच में। या फिर कंपनी वेट करती है, कॉल भी ड्यू करती है, फिर कॉल भी नहीं आता है, उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि अब तो भाई फोरफिट करना ही रहेगा। एक बार अलॉटमेंट नहीं पे किया, हमने इंतजार कर लिया, हमने कॉल का भी वेट किया, नहीं पे किया, अब फोरफिट कर लेते हैं। तो फोरफिट डिफॉल्ट के बाद कभी भी फोरफिट किया जा सकता है। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, टू शेयर फोरफिटेड। कैपिटल में क्या डेबिट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट। ये एंट्री कॉल्ड अप अमाउंट से होगी। ये एंट्री कॉल्ड अप अमाउंट से होगी। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब अभी तक हमने कितना मनी कॉल कर लिया है, अभी तक हमने कितना मनी कॉल कर लिया है, ये एंट्री कॉल्ड अप अमाउंट से होगी। यानी हमने कितना मनी कॉल कर लिया है। हमने अलॉटमेंट तक 5 रुपए मंगवाए और उसके बाद ही फोरफिट कर दिया, तो ये 5 रुपए से एंट्री होगा। हमने सारी कॉल्स मंगवा ली हैं और उसके बाद फोरफिट किया, तो ये पूरी फेस वैल्यू से होगा। तो बेसिकली कॉल्ड अप अमाउंट आइडेंटिफाई करेंगे और ये कॉल्ड अप अमाउंट से एंट्री होगी। याद रखिएगा, कॉल्ड अप अमाउंट से। सिक्योरिटी प्रीमियम, इफ ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम ड्यू हुआ है और वो भी शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे नहीं किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। यदि प्रीमियम ड्यू हुआ है और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया है, तो ये डेबिट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। यहां आता है कॉल्स इन एरियर अमाउंट, जितना अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया। और फोरफीट में आता है पेड अमाउंट, यानी फोरफीट की डेट तक जितना मनी उन्होंने पे कर दिया, वो हम फोरफीट में क्रेडिट करेंगे। इट इज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इसीलिए क्रेडिट हुआ है। ये कंपनी का प्रॉफिट है, इसीलिए क्रेडिट हुआ है। ये वो फोरफीटेड अमाउंट है जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया है अभी तक डिफॉल्ट करने से पहले। क्लियर? ओके, शेयर फोरफिट हो गए सर। गाइस, इफ यू वांट आस्क एनीथिंग, एनी पॉइंट, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
चलिए, फोरफिट करने के बाद कंपनी क्या करेगी? फोरफिट करने के बाद कंपनी क्या करेगी सर? फोरफिट कंपनी करने के बाद कंपनी उन शेयर्स को किसी और को इशू करेगी, दैट इज नोन एज री इशू। शेयर फोरफिट हो गया, अब वो कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी उसे किसी और को इशू करेगी। दैट इज नोन एज री इशू। री इशू, शेयर फॉरफिट कर लिया, अब उसे री इशू कर रही है, किसी और को इशू कर रही है। री इशू कंपनी किस प्राइस पे करेगी सर? री इशू कंपनी किस प्राइस पे करेगी? तो कंपनी री इशू किस प्राइस पे करेगी? कंपनी री इशू फेस वैल्यू पे कर सकती है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पे कर सकती है, और कंपनी कैन री इशू इवन ऑन डिस्काउंट। कंपनी डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकती है। डिस्काउंट पे री इशू करने का मतलब, यार भाई अभी तो बात हुआ शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, शेयर डिस्काउंट पे री इशू नहीं होता। हो सकता है शेयर डिस्काउंट पे री इशू हो सकता है, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, लेकिन री इशू के टाइम पे कंपनी शेयर होल्डर को डिस्काउंट दे सकती है, क्योंकि कंपनी ने वो फोरफिट जब किए थे तो यहां प्रॉफिट बना लिया था। कंपनी इस प्रॉफिट का बेनिफिट अपने न्यू शेयर होल्डर को दे सकती है। तो शेयर्स कैन बी री इशूड ऑन डिस्काउंट, री इशूड ऑन डिस्काउंट, लेकिन सब्जेक्ट टू जो डिस्काउंट होगा वो इस फोरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्काउंट फोरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट फोरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां हम ले रहे हैं री इशू प्राइस। डिस्काउंट इफ एनी, यहां आएगा पेड अप वैल्यू, पेड अप या कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप या कॉल्ड अप वैल्यू, प्रीमियम इफ एनी। एंड वन थिंग इज क्लियर, या तो प्रीमियम आएगा या डिस्काउंट आएगा, दोनों में से कोई एक ही चीज आ सकती है। या तो कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है, डिस्काउंट पे री इशू किया है, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट में से, जितना डिस्काउंट आपने दिया है वो उस प्रॉफिट में से डेबिट कर दिया जाएगा। और यदि प्रीमियम पे इशू किया गया है तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है, नॉट द बोथ। आफ्टर री इशू, आफ्टर री इशू जितना अमाउंट हमने फोरफिट किया था और उसमें डिस्काउंट पे करने के बाद जो हमारी पॉकेट में बचा, हम वो बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफिट, जितना अमाउंट फोरफिट किया था, जितना अमाउंट हमने फोरफिट किया था उसके बाद बचा हुआ अमाउंट हमने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो भी अमाउंट्स हैं इनकी कैलकुलेशन पे हम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एक्स्ट्रा चीजें और समझ लें। इंटरेस्ट,
यदि कोई शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर करता है और बाद में उस कॉल्स इन एरियर का पेमेंट करने को एग्री करता है, नोटिस देने के बाद वो एग्री करता है कि सर मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो शेयर होल्डर यदि नोटिस देने के बाद एग्री करता है कि आई एम गोइंग टू पे द अमाउंट, द ड्यू अमाउंट, द पेंडिंग अमाउंट, तो हम उससे पेमेंट लेंगे और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 10% per annum. Entry will be bank account debit to interest on calls in arrear. 10% पर annum की रेट से we can charge interest. हम 10% पर annum की रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. 10% पर annum की रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. और सिचुएशन ये भी तो बन सकती है, भाई आप इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रहे हो, आपने अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी ले लिया, फिर आपने अलॉटमेंट मनी ले लिया, फिर आपने बोला हम बाकी बचा हुआ कॉल पे लेंगे. शेयर होल्डर से इसकी यार ये बार बार कॉल नहीं करने का, अलॉटमेंट मिल गया ना मेरे को, तुमको अलॉटमेंट मनी चाहिए, उसके बाद तुम कॉल मनी के लिए फिर कॉल करेंगे और हो सकता है मैं ना मिलूं, डिफॉल्ट हो जाए, तो एक काम करो, मैं सारा पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही पे कर रहा हूं. दैट मीन्स वो कॉल मनी एडवांस में दे रहा है. यदि कोई भी शेयर होल्डर कोई भी ड्यू मनी एडवांस में पे कर देता है तो वो कहलाता है कॉल्स इन एडवांस, और वो कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लाइबिलिटी है. जब तक वो कॉल ड्यू नहीं होती, दैट कॉल्स इन एडवांस इज लाइबिलिटी फॉर द कंपनी. कॉल्स इन एडवांस. लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी टू बी शोन इन अदर लाइबिलिटी हेड. बैलेंस शीट में इसे हम अदर लाइबिलिटीज के हेड में शो करेंगे. ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है और इसे हम अदर लाइबिलिटीज के हेड में शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर. अदर लाइबिलिटीज के हेड में हमें इस कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना है. एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर annum. तो कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. भाई एडवांस में पैसा लिया है, आप एडवांस में पैसा लेके काम नहीं चला सकते. आपने यदि एडवांस में पैसा लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना रहेगा. कितना? 12% पर annum. एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक. और ये दोनों इंटरेस्ट, कॉल्स इन एरियर का भी और कॉल्स इन एडवांस का भी, इन दोनों इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है, वो दोनों इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपकी ड्यू डेट से पेमेंट डेट के बीच का होता है. ड्यू डेट से पेमेंट डेट की. जैसे कॉल्स इन एरियर है, मैंने 1 जुलाई को कॉल ड्यू किया, शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, अब वो 1 सितंबर को बोल रहा है कि सर मैं कॉल्स इन एरियर का पेमेंट कर रहा हूं. ठीक है सर, जुलाई अगस्त 2 महीने का इंटरेस्ट दे दो, ड्यू से पेमेंट. हमने 1 जुलाई को अलॉटमेंट मनी मांगा, शेयर होल्डर ने आगे का मनी भी 1 जुलाई को ही दे दिया एडवांस में. कॉल मनी ड्यू हुई 1 सितंबर को, पेमेंट कब आ गया था? जुलाई में. तो जुलाई अगस्त 2 महीने का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा. क्या हुआ? वही ड्यू पेड. ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ड्यू डेट से पेमेंट डेट के बीच का होगा. दोनों ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ड्यू डेट से पेमेंट डेट के बीच का होगा. क्लियर? तो यहां तक आपको सारी बात क्लियर हो गई है. जर्नल एंट्रीज का पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?
नो। ओके, गुड। चलिए, अब इसके बाद एक बात और कर लें, यहां तक के डिस्कशन पे एग्जाम्पल ले लें। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम स्टडी मटेरियल ओनली। इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टडी मटेरियल से ले रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। First May 2014, Superman Limited issued 5,000 equity shares of 100 each. Face value 100 rupees. 5,000 shares issue किए जा रहे हैं. On application, it called 20 rupees. On allotment 30. On first call 20. On final call 30. फर्स्ट कॉल का डेट है 31 जुलाई और फाइनल कॉल का डेट फिक्स किया गया है 30 अगस्त. Applications were received on 15th of May for 6,000 shares. ओवर सब्सक्रिप्शन है सर, 6,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन है. ओके. 1 जून को अलॉटमेंट वाज मेड. 2,500 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल. 3,000 shares were allotted, 20,000 shares, 2,500 shares, and 500 shares were rejected. तो यहाँ बेसिकली अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर ओवर सब्सक्रिप्शन पे कंपनी ने चूज किया वो था कॉम्बिनेशन. कुछ को फुल दे दिया है, कुछ को प्रोरेटा दे दिया है, कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया है. ओके. बैलेंस ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड ऑन 15th June. The call were duly made on 1st July and 1st August. One shareholder did not pay first call money on 150 shares, which he paid with the final call together with interest at 5%. Another shareholder holding 100 shares did not pay the final call till the end of accounting year, which is 31st October. Show cash book and journal entries. So they can ask for cash book also. एंड कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज, जिसमें कैश का एंट्री सारा कैश बुक में चला जाएगा, बाकी जर्नल एंट्रीज हम बना लेंगे. सबसे पहले इसका वर्किंग नोट बनाते हैं. समझिएगा वर्किंग नोट का पार्ट. ये सारी इंफॉर्मेशंस को एक नोट की फॉर्म में, एक वर्किंग नोट की फॉर्म में हम सारा अरेंज कर लेंगे, तो उससे हमारी सारी कैलकुलेशन फास्ट भी हो जाएगी और कंफर्टेबल भी रहेगी. फिक्स कॉलम है जो मैं यूज कर रहा हूं. एप्लीकेशन रिसीव्ड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, एक्सेस मनी, अलॉटमेंट ड्यू, allotment pending. Application received, share allotted, application money received, application money transfer to capital after allotment, excess money received, allotment due या allotment money due, allotment money pending. इस वर्किंग नोट को ध्यान से समझिएगा. इस वर्किंग नोट से हमारी सारी कैलकुलेशन बहुत स्मूथ होने वाली है. तो इस वर्किंग नोट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा. एप्लीकेशन रिसीव्ड, 3 कैटेगरी बनाया. टोटल 6,000 का एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ था और उन्हें 5,000 शेयर्स अलॉट करना था. 6,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, उन्हें 5,000 शेयर्स अलॉट करना था.
जो 6000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ था उसको अलॉटमेंट हमने 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2500 को फुल, 3000 को 2500। 2500 एप्लीकेशंस को हमने 2500 शेयर्स अलॉट कर दिए। 3000 एप्लीकेंट को हमने 25 अलॉट कर दिया और 500 के एप्लीकेंट को हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनको कोई अलॉटमेंट नहीं दिया। ये हमारा अलॉटमेंट प्रोसीजर था। आई थिंक दोनों कॉलम क्लियर है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। वापस बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट थोड़ा केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, इसी में सारा कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ अलॉट एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी, ये कॉलम नंबर ए बोल देता हूं मैं, इसको कॉलम नंबर बी बोलता हूं, थोड़ा उससे भी आपको याद हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। ये है कॉलम नंबर ए को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना है। एप्लीकेशन मनी डिसाइड हुआ था 20 रुपीज, सो हम इसे 20 रुपीज पर शेयर, 2500 एप्लीकेशंस पे 20 रुपीज पर शेयर से वी रिसीव 50,000 रुपीज। 30,000 एप्लीकेशन पे 60,000 का एप्लीकेशन मनी आया होगा और 500 शेयर्स पे 10,000 का एप्लीकेशन मनी आया होगा। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,20,000। Total application money received 1,20,000. Is it clear? Total application money received 1,20,000. Total application money received 1,20,000. ट्रांसफर टू कैपिटल, इसमें से कितना ट्रांसफर किया कैपिटल को? सर, जिनको शेयर्स अलॉट किए गए उनको, उनका एप्लीकेशन मनी हम कैपिटल में ले जाएंगे और जिनको अलॉट नहीं किए गए उनका एप्लीकेशन मनी उन्हें हम रिटर्न कर देंगे। हाँ, किनको अलॉट किए? ये हैं अलॉटेड शेयर्स, इनका एप्लीकेशन मनी कैपिटल को ले जाएंगे। ओके, तो दिस कॉलम विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, ये पार्ट क्लियर? जिनको शेयर्स अलॉट किया गया उनका एप्लीकेशन मनी हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है। जिनको शेयर्स अलॉट किए गए उनका एप्लीकेशन मनी हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है। यस, जिनको शेयर्स अलॉट किए गए उनका एप्लीकेशन मनी हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अभी व्हाट? अब देखो, एक्स्ट्रा पड़ा है क्या किसी का? ये है रिसीव्ड अमाउंट, ये है यूज्ड अमाउंट। एक्सेस क्या है? एक्सेस है सी माइनस डी। 50,000 रिसीव हुआ था, 50,000 ट्रांसफर हो गया, कोई एक्सेस मनी नहीं है। प्रो रेटा वालों का एक्सेस मनी होता है 60,000 मनी रिसीव हुआ था, 50,000 उनका कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, इनका 10,000 एक्स्ट्रा पड़ा है हमारे पास। 10,000 रिसीव हुआ था, कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ, इसलिए इनका कोई भी मनी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ, इनका पूरा 10,000 एक्स्ट्रा पड़ा है हमारे पास। सो टोटल 20,000 रुपीज एक्सेस है, जो यहां से भी कंफर्म होता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 120, एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड 1,20,000 एक्स्ट्रा। 20,000 एक्स्ट्रा। इज इट क्लियर? आई थिंक परफेक्टली क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। यस गाइज,
चलो, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट कितने रुपए से ड्यू होगा सर? अलॉटमेंट में 30 रुपीज कॉल किया है, सो अलॉटमेंट ड्यू होगा एट द रेट ऑफ 30 रुपी ऑन अलॉटेड शेयर्स। इनको 2500 शेयर्स दिया, इनसे हमें 30 रुपीज यानी 75,000 रुपीज चाहिए, इनसे भी हमें 75,000 रुपीज चाहिए, इनसे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू हो गया आपका 1,50,000 रुपीज। टोटल अलॉटमेंट ड्यू हो गया 1,50,000 रुपीज। अभी क्या होगा सर? इनसे 75,000 रुपीज अलॉटमेंट ड्यू किया है, इनको हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया था, इन्होंने 3,000 के लिए अप्लाई किया था, हमने उन्हें 2500 शेयर्स दिए, इनका 10,000 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है। क्या करेंगे सर? हम इस एक्स्ट्रा मनी को इस अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। इस एक्स्ट्रा मनी को हम इनके इस अलॉटमेंट मनी ड्यू में एडजस्ट कर देंगे। इस एक्स्ट्रा मनी को हम इनके अलॉटमेंट ड्यू में एडजस्ट कर देंगे। कर दीजिए एडजस्ट। एडजस्ट करने से आपका पेंडिंग मनी इनसे कितना बचा? 65,000। 75,000 अलॉटमेंट ड्यू हुआ था, 10,000 इनका एक्स्ट्रा रखा हुआ था जो हमने इनका यहाँ एडजस्ट कर लेना है। शेयर होल्डर बोलेगा 10,000 हमारा पहले से आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है। 75 कॉल कर रहे हो, हाँ सर, तो 10,000 जो पहले से एक्स्ट्रा रखा है उसे तो एडजस्ट कर लो। कर लेंगे सर। एडजस्ट करने के बाद सर 65 है, हम भेज देंगे। ओके, फर्स्ट कैटेगरी पूरा 75 आना मांगता है। इनका क्या करेंगे सर? इनको तो शेयर्स ही नहीं दिए, तो इनका मनी हम रिफंड कर देंगे। ये अमाउंट हम इनका रिफंड कर देंगे। अलॉटमेंट टोटल ड्यू हो जाएगा 1,40,000 पेंडिंग अलॉटमेंट, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। पेंडिंग अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पेंडिंग 1,40,000। गाइस चेक कर लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए यहां तक के डिस्कशन में। टेक योर टाइम, आराम से इस स्टेटमेंट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे लिए, इसको समझना। अब एंट्रीज पे आते हैं। एंट्री नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना मनी रिसीव हुआ? बनाया हुआ है 1,20,000 रुपीज। ₹1,20,000। दूसरा, ट्रांस अलॉटमेंट मेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। 1,20,000 का एप्लीकेशन मनी आया था, कैपिटल में यहां पे ट्रांसफर हो गया 1,00,000 रुपी, कैपिटल में ट्रांसफर हो गया 1,00,000 रुपी। अलॉटमेंट में 10,000 रुपीज यहाँ पे एडजस्ट कर लिया गया, तो 10,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया और 10,000 रिफंड कर दिया गया, 10,000 रिफंड में चला गया।
allotment due, share allotment account debit to share capital. allotment due किया हमने 1,50,000 रुपीज. then allotment received, bank account debit to share allotment. allotment receive कितना होगा? तो allotment receive के लिए देखिए हमने allotment due किया था 150, उसमें से एडजस्ट होने के बाद 140 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आना चाहिए. हम देख लें किसी ने पेमेंट नहीं किया, ऐसा कोई है नहीं. लिख रहा है बैलेंस अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, तो सारा अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया है, यानी 1,40,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. $1,40,000 allotment money received. Call due. Share first call account debit to share capital. टोटल 5,000 शेयर्स इशू किया गया और फर्स्ट कॉल पे हमने उनसे 20 रुपीज कॉल किया है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 1 लाख रुपीज एक्सपेक्टेड है. ₹1,00,000 एक्सपेक्टेड है. शेयर कॉल रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल. पता करें क्या हुआ. द कॉल वर ड्यूली मेड. वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन 150 शेयर्स. एक शेयर होल्डर ने जिसके पास 150 शेयर्स हैं उसने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया. ओके, तो यहां पे टोटल 1 लाख रुपीज में से 150 शेयर्स पे 20 रुपीज का कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 3,000 रुपए कम आया. वी रिसीव्ड 97,000 रुपीज. वी रिसीव 97,000 रुपीज. एक शेयर होल्डर ने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया. वी रिसीव 97,000 रुपीज. ठीक है. 150 शेयर्स के होल्डर ने कॉल मनी पे नहीं की, तो वो कॉल्स इन एरियर हो गया. कॉल्स इन एरियर हो गया 3,000 रुपीज का, माइनस कर दिया. नेक्स्ट, फाइनल कॉल, बट उसने वो पेमेंट फाइनल कॉल के साथ किया है, इंटरेस्ट के साथ. ओके, उस पे आएंगे. एक और शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स से उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया. ओके, उसकी बात बाद में करेंगे. पहले फाइनल कॉल ड्यू. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल on 5,000 shares. Final call was of 30 rupees. 30 rupees per share का final call 1,50,000 rupees. 30 rupees का final call 1,50,000 rupees due. Final call received. Bank account debit to share final call to share first call. फर्स्ट कॉल का एरियर भी मिल रहा है यहाँ पे हमें. टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, ये भी मिल रहा है हमें. तो टोटल कितना पेमेंट आया?
सो फाइनल कॉल के बारे में बात कर लें। फाइनल कॉल ड्यू वो हुआ था 1,50,000 का, लेस कॉल इन एरियर ऑन फाइनल कॉल। कितने शेयर्स? सर शेयर होल्डर है 100 शेयर्स का, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया है, तो 100 शेयर्स पे 30 रुपीज। ये हो गया आपका फाइनल कॉल रिसीव्ड। मिला फाइनल कॉल, 100 शेयर जिसके पास थे उसने नहीं दिया है फाइनल कॉल, बाकी सभी ने दे दिया है, तो ये मिला फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल वाला ड्यू कितना था सर? ऊपर 3,000 रुपए उसका बाकी था, वो आ गया। और इंटरेस्ट कितना? अब इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कब से कब तक? जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था 31 जुलाई को, और पेमेंट आया है 30 अगस्त को। लास्ट डेट फर्स्ट कॉल का 1 जुलाई को ड्यू हुआ, लास्ट डेट था 31 जुलाई। लास्ट डेट था 31 जुलाई। लास्ट डेट था 31 जुलाई, और फाइनल कॉल ड्यू हुआ 1 अगस्त को, और पेमेंट आ गई, पेमेंट आ गई, बिल्कुल आ गई। तो 31 जुलाई से 30 अगस्त, ये हम ड्यू डेट मान के चल रहे हैं। तो ड्यू डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट 30 अगस्त। पहली फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी 1 जुलाई, पेमेंट आया, ड्यू डेट कौन से है? ड्यू डेट 1 जुलाई। फर्स्ट कॉल कब देना था उसको? सर उसको फर्स्ट कॉल देना था 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से उसका ड्यू करना शुरू करेंगे, और 1 जुलाई से ड्यू होगा। पेमेंट आ रहा है 30th अगस्त का, तो कितना हो गया? 2 मंथ का इंटरेस्ट, 1 जुलाई टू 31 अगस्त। 3,000 रुपीज, 5%, 2 मंथ। कितना हो रहा है? 3,000 पे 5%, 2 मंथ का इंटरेस्ट, 25 रुपीज। तो ये एंट्री होगी फाइनल कॉल 147, फर्स्ट कॉल पेंडिंग 3,000, और फर्स्ट कॉल का इंटरेस्ट 25 रुपीज। तो टोटल हो गया 1,50,025 रुपीज। क्वेश्चन कंप्लीट। गाइस चेक कीजिएगा, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। इसको यहाँ
सो ये आपके पास जर्नल एंट्री का एक एग्जांपल, और क्वेश्चंस पे चलेंगे और वैरायटी ऑफ कैलकुलेशंस पे आएंगे, बट मीनवाइल हम बैलेंस शीट की भी एक बार आज बात कर लेते हैं कि हम इन इंफॉर्मेशंस को कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। फर्स्ट हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का सब हेड शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। आई एम जस्ट ड्राइंग और टेकिंग मेजर हेड्स ओनली, मेजर हेड्स यहाँ पे ले रहा हूँ। तो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके पास डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर आपके पास ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लाइबिलिटीज, ऐसे डिफरेंट हेड्स और ऐड होंगे। वैल्यूज के लिए दो कॉलम है हमारे पास, एक करंट ईयर वैल्यू और एक प्रीवियस ईयर वैल्यू। देन मेजर हेड में हमारे पास आता है असेट्स, असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स के अंदर फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स, जिसमें बाकी डिटेल्स आ जाएंगी इंक्लूडिंग बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये कुछ मेजर हेड्स के साथ अब फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट विद सम मेजर हेड्स। इस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इनका डिटेल कैसे शो होगा। तो शेयर कैपिटल के लिए हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट्स, a column for note to accounts will be there, जहां हम इनकी डिटेल शो करते हैं। तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 दे दिया, रिजर्व सरप्लसेस को मैं नोट नंबर 2 दे रहा हूं। नोट टू अकाउंट्स, नंबर 1 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नोट टू अकाउंट्स के अंदर आपके पास जो हेड्स है उसमें सबसे पहले आपको लेना रहेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में हम यहां लेंगे कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल रेज करने के लिए डिसाइड किया है। तो जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी विल रेज और कंपनी वांट रेज, जो मेंशन किया है उनका कैटेगरी, नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट, वो हम यहां मेंशन करेंगे। लेकिन ये अमाउंट बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है।
ये अमाउंट सिर्फ इंफॉर्मेटिव अमाउंट है, इसे हम बैलेंस शीट मेन बैलेंस शीट में लेके नहीं जाएंगे। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव अमाउंट है, मेन बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, तो इसे हम यहाँ शो करेंगे। इट इज नॉट द मेन पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल। इस तरह से हम यहाँ शो करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, कौन सा शेयर्स किस प्राइस पे, किस क्या फेस वैल्यू है उसकी, यहाँ पे फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। देन इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं। आउट ऑफ द ऑथराइज्ड, कंपनी ने कितने शेयर्स एट प्रेजेंट पब्लिक को ऑफर किए हैं, अभी कंपनी ने कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं, दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। कितना शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है, दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। ये भी फेस वैल्यू से रिकॉर्ड होगा, और ये भी मेन कैपिटल मेन बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, इसे भी हम यहीं क्लोज कर देंगे, इसे भी हम बैलेंस शीट के अंदर कैरी नहीं करेंगे। इट इज अगेन नॉट द मेन पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, तो इसे भी हम कैरी नहीं करेंगे। देन आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो पार्ट बनेगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है कि फाइनली कितने शेयर्स अलॉट हो गए, पब्लिक कितने शेयर्स होल्ड करती है, वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कितने शेयर्स हमने पब्लिक को अलॉट कर दिए हैं, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का फर्स्ट पार्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड but not fully paid up। Less calls in area, add share forfeited। share forfeited account। and finally this is the amount that will go to the balance sheet। बैलेंस शीट में जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाला पार्ट। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर आपके दो पार्ट बनेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स अलॉट किए हैं और उन शेयर्स पे कंपनी फुल मनी फेस वैल्यू तक कॉल कर चुकी है, और सभी शेयर होल्डर ने वो कॉल मनी, पूरी कॉल मनी पे भी कर दी है, वो शेयर्स कहलाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। हमने पूरा मनी कॉल कर लिया है, और जितना मनी हमने कॉल किया है शेयर होल्डर ने वो पूरा कॉल मनी हमें पे कर दिया है, वो कहलाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी हमने मनी कॉल तो की है, या तो हमने पूरी मनी अभी तक कॉल ही नहीं की, तो वो फुल्ली पेड अप नहीं हुआ। हमने कॉल की या नहीं की, और यदि किसी शेयर होल्डर ने उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो भी वो फुल्ली पेड अप नहीं हुआ। तो उस पार्ट को हम यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। उसमें से कॉल्स इन एरिया जो पेंडिंग चल रही है वो माइनस करेंगे, और उसके बाद फाइनली शेयर फोरफिटेड यदि कुछ है तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और ये अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर यहाँ शेयर कैपिटल के हेड में शो होगा।
नॉट द ऑथराइज्ड, नॉट द इशूड, यहां आएगा सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड का भी दो पार्ट, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। तो मेनली शेयर कैपिटल कैसे शो होता है ये आपको यहां पे मैंने बताया, ध्यान से इसे भी देख लीजिए। इज इट क्लियर? डन। तो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन भी हमने यहां पे देख लिया। हियर इट इज, ऑथराइज कैपिटल देन इशूड कैपिटल, दोनों को छोड़ दिया गया यहाँ पे। सब्सक्राइब कैपिटल, 600 शेयर्स पे हमने 100 रुपीज कॉल किया था, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल का पेड अप पार्ट है। और 725 शेयर्स पे 50 रुपीज पे किया गया, तो वो और उसका कॉल्स इन एरियर वाला पार्ट लेस किया, फोरफिटेड शेयर ऐड किया, टोटल अमाउंट हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो यहां से ये सारा पॉइंट क्लियर। चलिए यहां पे ध्यान रखिएगा, एक हेड और आ जाता है, शेयर इशूड अदर देन कैश। तो उसे हम इसी सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर और ऐड करेंगे, शेयर इशूड अदर देन कंसीडरेशन फॉर कैश। कंसीडरेशन फॉर अदर देन कैश, वो एक पार्ट हम और ऐड करेंगे। ऐसे कौन से केसेस हैं जब हम शेयर्स अदर देन कंसीडरेशन फॉर कैश इशू करते हैं सर? अदर देन कंसीडरेशन फॉर कैश, ऐसे कौन सी सिचुएशंस में हम अदर देन कंसीडरेशन फॉर कैश शेयर्स इशू करते हैं? तो सर केस है हमारे पास, कौन से केसेस हैं? तो हमारे केसेस में शेयर इशूड अदर देन कैश, फर्स्ट केस फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। हमने कोई रनिंग बिजनेस अक्वायर कर लिया, हमने कोई रनिंग बिजनेस अक्वायर कर लिया, और यदि हम कोई रनिंग बिजनेस अक्वायर कर रहे हैं तो असेट्स खरीद रहे होंगे, लाइबिलिटीज यदि अक्वायर कर रहे हैं, और पेमेंट हम उसका वेंडर को करेंगे। ऐसे केस में दो चीज और ध्यान रखिए, इफ यू आर पेइंग मोर देन द नेटवर्थ तो गुडविल आता है, और इफ यू आर पेइंग लेस देन द नेटवर्थ तो कैपिटल रिजर्व आता है। यहां आएंगी असेट्स टेकन, यहां आएंगी लाइबिलिटीज टेकन, इसमें आएगा परचेज कंसीडरेशन, ये एक्सेस पेड, ये शॉर्ट पेड। ये तो हमने पेमेंट ड्यू किया। नाउ वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर को आप कितने शेयर्स इशू करोगे? तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। यहां से आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा कि हाउ मेनी शेयर्स यू आर गोइंग टू इशू टू द वेंडर फॉर परचेज कंसीडरेशन, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो ये फर्स्ट सिनेरियो फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, रनिंग बिजनेस को अक्वायर करने के लिए
रनिंग बिजनेस को अक्वायर करने के लिए यदि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो असेट्स जो हमने अक्वायर की वो डेबिट हो जाएंगी, लाइबिलिटीज जो हमने अक्वायर की वो क्रेडिट हो जाएंगी, और जो पेमेंट फाइनलाइज हुआ है वो पेमेंट वेंडर में क्रेडिट हो जाएगा। यदि आपका पेमेंट आपकी नेटवर्थ से ज़्यादा पे कर रहे हो, एक्सेस पेमेंट, तो गुडविल है, और यदि आप शॉर्ट पेमेंट कर रहे हो तो वो कैपिटल रिजर्व है। ठीक है। केस 2 बन सकता है हमारे पास फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। हमने शेयर्स इशू करने के लिए अंडरराइट किया और अंडरराइटर को हमें कमीशन पे करना है, और अंडरराइटर को जो हम कमीशन पे कर रहे हैं वो हम शेयर्स की फॉर्म में पे कर रहे हैं। यदि हम अंडरराइटर को कमीशन शेयर्स की फॉर्म में पे कर रहे हैं तो एंट्री विल बी अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर and underwriter account debit to share capital to security premium. So यदि हम किसी को भी शेयर्स इशू करते हैं अदर देन कैश, तो अदर देन कैश के केस में तो किसी को भी यदि हम शेयर इशू कर रहे हैं तो वो कहलाएगा अदर देन कैश, कंसीडरेशन फॉर अदर देन कैश। सो आई थिंक दिस सिचुएशन, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो हमने बहुत सारी बातें आज कर ली, शेयर इशू से रिलेटेड पूरी जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, शेयर इशूड अदर देन कैश। नेक्स्ट क्लास हम इस पे और कई क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डील करेंगे, कुछ और सिचुएशंस के कैलकुलेशंस को समझेंगे। एंट्रीज वही होनी है जो हमने यहाँ नोट की है। सो जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट, एंट्रीज को कंफर्म कर ले, कंटिन्यू करेंगे कल। बाय, सी यू, थैंक यू।